और बिहार में बेखौफ माफिया लूट की छूट पर सवाल उठ रहे हैं। महागठबंधन सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। माइनिंग माफिया के कहर ने प्रशासन को सकते में डाल दिया है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर ही अब हाथ डालने लगा है माफिया। और यह घटना एक बार की नहीं है, बार बार हो रही है। बीजेपी आउट ऑफ कंट्रोल हुए इस क्राइम को लेकर सवाल पूछ रही है और सरकार निरुत्तर है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। कल जमुई में सुबह सुबह सड़क पर चेकिंग कर रहे दारोगा को बालू माफिया ने ट्रक से कुचल दिया। दारोगा की मौके पर ही मौत हो गई। तो क्या स्थिति है, इसको आप समझ सकते हैं। सब इंस्पेक्टर प्रभात की मौत नीतीश कुमार के सुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। पुलिस प्रशासन माफिया के सामने इतना असहाय क्यों है, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है। चेकिंग के दौरान खनन माफिया का पुलिस प्रशासन पर हमला बिहार में आम बात हो गई है, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ऐसे जघन्य कृत्य चर्चा से गायब हो जाते हैं। बालू खनन, बैंक डकैती, लूट, टारगेट किलिंग जैसे बढ़ते अपराध के साथ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और जो प्रशासन है वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। आर्थिक रूप से जर्जर बिहार में अपराध एक उद्योग बना हुआ है। नीतीश कुमार कभी इसी माफिया और जंगल राज के मुद्दे पर सत्ता में आए थे, लेकिन आज उनके सुशासन बाबू का तमगा अपराधियों ने चुरा लिया है। देश के अन्य बीमारू राज्यों की तुलना में अगर बिहार की शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था के हालात देखें तो बिहार फिसड्डी साबित हुआ है, जबकि अन्य राज्य बीमारू स्टेट के दर्जे से बाहर निकले हैं। जातिवाद के मकर जाल में फंसे बिहार के शिक्षा के हालात देखिए। बिहार में सिर्फ 7% लोग ग्रेजुएट हैं। 5वीं पास लोगों की तादाद 23% है। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। 32 साल के लालू नीतीश के सामाजिक न्याय में बिहार को यही सौगात मिली है। 7% ग्रेजुएट, 5वीं पास 23%। वहीं बीमारू राज्य से बाहर निकला उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा में देश में पहले स्थान पर है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1.5 लाख नए स्कूल खोले हैं। लड़कियों के ड्रॉप आउट की संख्या यूपी में सबसे कम है। बिहार का जीडीपी 7.5 लाख करोड़ है। देश में बिहार 5वां गरीब राज्य है। आर्थिक स्रोत में भूमि और मनी ऑर्डर ही इकोनॉमी के प्रमुख योगदान करता है। इंडस्ट्री और दूसरे उद्यम के मामले में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। उधर यूपी में मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीएसडीपी का आंकड़ा 22 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री ने हब बनने के बाद $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। बीते 30 वर्षों में बिहार में पलायन एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। 55% पलायन सिर्फ रोजी रोटी के कारण ही होता है। तो स्थिति कितनी भयावह है, इसको समझा जा सकता है। बिहार में मजदूरों के न्यूनतम 200 रुपए की मजदूरी है, जबकि अन्य राज्यों में 500 रुपए। उत्तर प्रदेश ने परिवर्तन कानून व्यवस्था को दुरुस्त करके संभव बनाया है। योगी मॉडल में न्याय दिलाने की फौरी व्यवस्था ने अपराधियों के मनोबल को तोड़ा है। वहीं बुनियादी ढांचे को मजबूत करके योगी सरकार ने लोगों में भरोसा जताया है। तो किस तरह से जो पूरा डिफरेंस है आप देख सकते हैं। एक समय में दोनों राज्य बीमारू थे और उत्तर प्रदेश किस तरह से विकास के पैमानों पर कुलाचे भर रहा है और बिहार की क्या स्थिति है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार की इस स्थिति को कड़े शब्दों में निंदा की है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा उन्होंने। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की हत्या है और जिस तरह बिहार की स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है, यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया और मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। अब बीमार का इलाज होना चाहिए, इसलिए बिहार की स्थिति को देखते हुए आज जो स्थिति बनी है उससे स्पष्ट झलकता है कि बिहार में कोई कानून का राज स्थापित नहीं है। और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी एक्स पर अपने एक पोस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री जी, राज्य में बालू तस्करों का तांडव सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में सवाल आपके नेतृत्व पर भी उठते हैं कि क्या ये सब आपके संरक्षण में हो रहा है, और नहीं तो अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। अवैध बालू खनन से कहीं नदी में डूबने से मौत हो रही है तो कहीं अनियंत्रित वाहन सुरक्षा बलों को कुचल रहे हैं। जरूर कोई ठोस कदम उठाकर बिहारियों की जान बचाई जाए।
तो विपक्ष लगातार हमलावर है और ये जो मामला है निश्चित तौर पर संवेदनशील है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है राहुल लाल जी आपका। और विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार, स्वागत है विनोद जी आपका। और शुरुआत आपके साथ विनोद जी करेंगे। 2 राज्यों की बात हमने की, बिहार की कानून व्यवस्था किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ गई हैं, ये हमारी रिपोर्ट में आपने देखा, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश किस तरह से विकास के तमाम पैमानों पर कुलांचे भर रहा है। ये अंतर आखिर क्यों आया है, क्या वजह रही इसका, इस डिफरेंस का? क्योंकि शुरुआत शायद एक समय में ही की थी दोनों राज्यों ने। निखिल, मैं आपकी रिपोर्ट से या वो आप देखिए, पिछले दिनों में जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, पिछले 18-19 महीने हुए हैं, 50 से ज़्यादा इस तरह की घटनाएं हुई हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए हैं इस बालू माफिया और खनन माफिया के तांडव में। आप कह सकते हैं कि सैकड़ों हजारों राउंड की गोलियां चली हैं हर जगह पे अपना अपना कब्जे को लेके। तो ये आखिर क्यों हुआ? ये ऐसे ही तो नीतीश की सरकार सुशासन बाबू के लिए पहले भी जाने जाते थे, उस दौर में नहीं था, और अचानक ये जो घटनाएं बढ़ी है तो जाहिर सी बात है, बीजेपी नेता सुशील मोदी जब पूछते हैं कि लालू और बालू में क्या संबंध है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब जब लालू की भूमिका बढ़ती है सत्ता में, सत्ता के शीर्ष में, व्यवस्था में, तो इस तरह की घटनाएं आम होने लगती है। आप अपनी रिपोर्ट में जब बता रहे थे कि इसी जंगल राज और कानून व्यवस्था के नाम पर नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, और 2005 में वाकई उन्होंने बिहार में एक चमत्कार भी किया था। तो ये 2017 के बाद की हालत जो है, उसके बाद पहला महागठबंधन और उसके बाद ये दूसरा महागठबंधन, तो इस तरह की घटनाएं जब बढ़ती है, अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। तो आप देखिए कि सुबह सुबह एक दरोगा, एक युवा दरोगा है, मुजफ्फरपुर जिले का है, प्रभात रंजन, अभी मुझे लगता है 2-4 साल पहले उन्होंने एक परीक्षा कंप्लीट की होगी, और एक युवा दरोगा को जिस तरह से ट्रक से कुचल दिया गया। वो माफिया को गए थे, उनको पता था, उनको एक लीड मिला था कि कुछ बालू माफिया जो है अवैध खनन करके 10-12 ट्रक ले जा रहे हैं। जैसे उन्होंने नाके पे वहाँ पे उन्होंने लगाया और ट्रक माफिया ने उनको ट्रैक्टर से कुचलते हुए निकल गया। एक पुलिस के जवान अभी भी घायल है, उनका इलाज चल रहा है। इस तरह के पहले भी घटनाएं आपने देखा, हम लोगों ने कवर किया है इस तरह की घटनाएं, जब किस तरह एक तो महिला ऑफिसर को किस तरह से रगेद के खदेड़ के भगाया गया था। वहां बालू माफिया का हौसला देखिए, और उस पर कार्रवाई की बात आप देखिए तो चारों बगल सन्नाटा है। आज अपोजिशन में कहीं से आवाज़ नहीं है, कई सत्ता पक्ष से कोई आवाज़ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कि उनको लगता है कि ये गुब्बारा उठा है, 1-2 दिन के बाद वैसे ही खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी में एक तरह के आरोप लगेंगे कि वो कोई कहेगा कि आरजेडी का आदमी है, कोई कहेगा ये बीजेपी का है, कोई कहेगा दूसरी पार्टी का है, और इस तरह से ये बातें अपने आप में एक बात पूरी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब आप आर्थिक स्थिति की एक रिपोर्ट लगा रहे थे और कंपेरिजन कर रहे थे बीमारू स्टेट से, और जब कैसे यूपी बाहर निकला और बिहार 80 के दशक जो बीमारू स्टेट का स्टिग्मा है वो अपने पर में लिया हुआ है, तो आप अंदाजा कीजिए कि 350 करोड़ रुपए का हर साल राजस्व की इस बालू से चोरी होती है, और खनन माफियाओं के जरिए इससे सत्ता पे बैठे हुए जो राजनेता है उनके पास पहुंचता है। तो आप कह सकते हैं कि ये सत्ता का एक बड़ा गठजोड़ है जो खनन माफिया का आप तांडव देख रहे हैं। ठीक बात है राहुल लाल जी, सत्ता का ये जो बड़ा गठजोड़ है, इसने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजनीति को नीतीश कुमार के लिए सुशासन बाबू का एक शब्द यूज किया जाता था, अब जो है शायद उसके कोई मायने नहीं रह गए हैं। राजनीति क्या इसलिए है कि गठबंधन में रहा जाए, अपनी सत्ता बनाए रखी जाए, येन केन प्रकारेण इंडी गठबंधन से भी ये सवाल होगा कि कैसे नीतीश कुमार और आरजेडी को लेकर साथ चलेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे उनको ऐसे मुद्दों पर। निखिल जी, आपके सवाल को तो मैंने बहुत ध्यान से सुना। विनोद जी की आवाज मुझे आ नहीं पाई थी, इसलिए मैं सीधे आपके सवाल का मैं उत्तर दूंगा जी। देखिए, जो घटना घटी है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है वहां पे। ये घटना इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर और कठोरता की आवश्यकता है। लेकिन 2-3 चीजें जो आपने पृष्ठभूमि में भी रखी थी शुरुआत में, कि कहा तो बिहार जो है कि पीछे चलता चला जा रहा है, और उत्तर प्रदेश जो है कि नई नई अंगड़ाई ले रहा है, और बिहार पीछे जा रहा है। उसमें आप 30 वर्ष जोड़ रहे हैं कि लालू नीतीश जी के 30 वर्ष, भाई उसमें नीतीश जी के 15 वर्षों में, लालू जी के राज में तो बिहार में सामाजिक न्याय, तमाम तरह की चीजें बिहार आगे बढ़ी। जबरन एक उस जमाने में बनाया गया था कि जंगल राज की स्थितियां हैं। लेकिन अब नीतीश जी के सुशासन के पीरियड को भारतीय जनता पार्टी बड़ी डंके के चोट पर स्वीकार करती थी। अब भारतीय जनता पार्टी अपने पीरियड को खराब बताने में लगी थी, बड़ी अच्छी बात है। तब तो बिहार के जनता को मुक्ति मिल गई है, यानी कि बिहार की जनता जिस
दुशासन से परेशान थी, उनको 1 वर्ष पहले उससे मुक्ति मिल गई है। और अगर उत्तर प्रदेश से आप तुलना कर रहे हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश में खनन माफियाओं ने क्या स्थिति की है, जरा उसके ऊपर भी देश की जनता को जान लेना चाहिए। फर्रुखाबाद में जब पुलिस ने कार्रवाई करके अभी 3 महीना पहले वहां पे खनन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की, तो खनन माफियाओं ने धमकी दे डाली कि आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के अगर आइसोलेशन में घटनाओं की चर्चा करेंगे तो शायद आप विदेशों से, जहां पर बहुत ज्यादा अच्छा शासन माना जाता है, वहां से भी आप उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था की जहां तक बात आती है तो उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है, जो सरकार का इकबाल है, उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह कम से कम नहीं उठाता है, और बल्कि उसको नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में भी आप ही लोग जैसे कहते हैं कि बुलडोजर बाबा क्यों कहा जा रहा है। तो जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो साफ तौर पर नजर आता है। राहुल लाल जी, मैं कोई डिफेंड करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आप खुले चश्मे से उसको देखेंगे तब शायद समझ में आएगा। निखिल जी, एक लाइन में जवाब दे दूं कि बुलडोजर को लेके क्या स्थिति, बुलडोजर का डर कहीं और होगा, वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों में डर है उनका, उनको डराया जाता है। माइनिंग माफिया उल्टे बुलडोजर लेके सरकार के अधिकारी जो उनको रोकने आते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए आपका जवाब समझ में आ गया, आपका जवाब समझ में आ गया। मैं सोच रहा था शायद आज की जो हमारी चर्चा होगी थोड़ी सार्थक होगी, और यही वजह थी कि जब मैंने रिपोर्ट बनाई थी उसमें एक जगह मैंने डाला हुआ है कि ये जो विवाद है हर बार आरोप प्रत्यारोप के दायरे में आकर खत्म हो जाता है, और किसी सार्थक, जब हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गलती हुई है या नहीं हुई है, उसके बाद हम इस पर आरोप प्रत्यारोप में आ जाएंगे। तो फिर धनंजय गिरी जी इसका जवाब देंगे। धनंजय जी, जिस तरह से ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई एक तरफ यूपी का ये बता रहे हैं कि वहां पर भी तो ये इस तरह की चीजें होती है, तो शायद राहुल लाल जी ये कहने की कोशिश कर रहे होंगे, एक फौरी तौर पर तो उन्होंने कह दिया कि ये घटना गलत है, आपने कह दिया घटना गलत है, लेकिन उसको डिफेंड भी किया कि यूपी में भी हो रहा है। निखिल जी, मैं सम्मान से राहुल जी के बीच में नहीं बोला, और इतनी सभ्यता की अपेक्षा राहुल जी से भी करता हूं, इतनी ही सभ्यता की अपेक्षा राहुल जी से भी करता हूं। देखिए निखिल जी, जो आपका मूल प्रश्न है आज का बिहार के विषय में जो आप बात कर रहे हैं, व्यवस्था बदजुबान है बिहार में, जब जहां निजाम ही बदजुबान है और बिहार बेबस है। माफिया के पैसे पर महागठबंधन की सियासी मीनार है, इधर माफिया बुलंद हो रहा है, उधर महागठबंधन बुलंद हो रहा है। बालू और लालू के चक्कर में आज पूरी व्यवस्था बोतल और बालू ढूंढने में लगी हुई है। बिहार की बदहाली के लिए मुख्यमंत्री के पास कोई रोड मैप नहीं है, मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, काम शास्त्र का ज्ञान देने का उनके पास है। बच्चे कैसे कम पैदा हो इसकी पूरी जानकारी नीतीश कुमार की दे रहे हैं, और भी विधानसभा में दे रहे हैं, लेकिन माफिया कैसे कम हो इसका कोई व्यवस्था न नीतीश जी के पास है, न बिहार की बजाती हुई व्यवस्था के पास है। लोग कहते हैं ना, बचपन में लोग कहते थे कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, बिहार में एक नॉर्मल कहा जाता है, कहावत है, लेकिन जब कोतवाल का ही कत्ल सरेआम हो जाए, जब महिला दरोगा की पिटाई हो जाए, खनन इंस्पेक्टर को जिंदा जलाने की कोशिश की जाए, यही तो जंगल राज है, यही तो जंगल राज की स्थिति है, जंगल राज की वानगी है। बालू पट्टी में पूरा बिहार सना हुआ है, रेत की नदी में रक्त की अविरल धारा बह रही है, खून से सना हुआ बिहार, रक्त रंजित बिहार है। बिहार में बदहाल और बेहाल व्यवस्था है, वो ड्रोन से शराब खोले जा रहे हैं, 40,000 करोड़ का शराब का कारोबार चल रहा है। ये राहुल लाल जी, ये सवाल मैं पूछ लूंगा, राहुल लाल, ठीक है राहुल लाल जी, ये सवाल मैं खुद पूछ लूंगा, जो आपने कहा आपका पॉइंट मुझे याद है, आप बीच में आपका पॉइंट मुझे याद है, राहुल लाल जी मैं पूछ लूंगा। जी धनंजय जी। निखिल जी, राहुल लाल जी नाम का ही कुछ असर है, इतनी बजबजाती हुई व्यवस्था का भी बचाव करने के लिए कुछ लोग अपना घृणित चेहरा लेकर के टीवी पर आ जाते हैं और कैसे टीवी पर बैठ जाते हैं, जहां बहु बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, जहां 4,000 लड़कियां इस बात के लिए नहीं आए थे राहुल लाल जी, पहले राहुल लाल जी। अच्छा धनंजय जी एक सवाल इन्होंने पूछा है, दरअसल उसी को पूछने के लिए वो बार बार शायद आपको बीच में आ रहे हैं। वो बहुत सारे पूरे इंडिया भर के स्टेट्स का राहुल लाल जी बता रहे हैं, अभी हरियाणा का भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए हमने शुरू में कहा कि आरोप प्रत्यारोप इस तरह से नहीं चलेगा कि जी देखिए यहाँ भी आइसोलेशन में एक घटना हो गई थी। दूसरी बात धनंजय जी वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक सवाल उठाया था कि आप जब सत्ता में थे नीतीश कुमार के साथ में, तब वो सुशासन बाबू थे, अब परिवर्तन कैसे आ गया? देखिए इसको डिटेल में समझना होगा। 2005 से 2012 तक नीतीश कुमार ने स्तुत्य कार्य किया, हम उनके साथ थे। उसके बाद से नीतीश कुमार की प्रायोरिटी बदल गई और भाजपा उनके साथ थी। प्रायोरिटी पॉलिटिक्स
और कंपल्सन पॉलिटिक्स दोनों दो चीजें हैं। अगर इतनी बात जिसके समझ में नहीं आती है उसको समझाना व्यर्थ है। कंपल्सन पॉलिटिक्स थे बिहार में। जंगल राज किसने कहा था? किसी व्यक्ति ने नहीं कहा था, ये हाई कोर्ट का दिया हुआ सब था कि सीम सीट से जंगल राज इन बिहार। उस जंगल राज की बानगी से बचाने के लिए नीतीश को हमने निगला। हमने बुद्ध और महात्मा की धरती पर मोदी जैसे महान नेतृत्व होते हुए भी हमने नीतीश कुमार को निगल करके अपने साथ लेकर चलते रहे। राहुल जी प्लीज अपने समय बोलिए। राहुल जी राहुल जी आपके पास आएंगे, राहुल जी आपके पास आएंगे, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? नीतीश कुमार आपके साथ आप अच्छे हैं, नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ हो गए बुरे हो गए। अबे तो अरे आपके पास आएंगे भाई। अरे राहुल जी मुझे लग रहा है, देखिए ये राहुल जी क्या तमीज है भाई, क्या बदतमीजी है? आप सवाल करते हैं तो जवाब राहुल जी और धनंजय जी दोनों लोग सुनिए भाई, दोनों लोग सुनिए। राहुल जी इस तरह से आप बीच में टोका टाकी करते रहेंगे। जब आप बोल रहे थे तो धनंजय जी बोले नहीं थे, ना विनोद मिश्रा बोले थे, तो आप ये बात गलत होगी ना कि जब कोई दूसरा बोल रहा है तो आप बीच बीच में टोका टाकी करते रहेंगे। आ रही है आपकी, अरे बात टोका टाकी कर रही है। आज बिहार की पंचायती व्यवस्था क्यों रहने के लिए कहां से पकड़ के ले आता है कार्टून को? नाम का असर है। एक राहुल यादव तक कर रहे हैं, एक राहुल यादव तक कर रहे हैं। निखिल इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। देखिए ऐसा है एक एक करके अगर बोलना है तो बोलिए, अदरवाइज मैं दोनों लोगों को नहीं। आप देखिए धनंजय गिरी की भाषा नहीं आप जब आपकी बारी आएगा तब बोलिएगा। आप लगातार बीच में बोल रहे हैं राहुल जी आप लगातार बीच में बोल रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो आप शांत रहें, लेकिन कम से कम जो दूसरे बोल रहे हैं तो उनके बीच में मत बोलिए। अभी मैं विनोद मिश्रा जी को बीच में लाना चाहता हूं। विनोद मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए राहुल जी बहुत ज्ञानी है, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि राहुल जी आप अपने को राजनीतिक विश्लेषक जरूर मानते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू को ही सारे चैनल पे रखते हैं, हमारे साथ भी रखते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप उसको रखें, क्योंकि राहुल लाल जी को लगता है कि उनकी पार्टी उस महागठबंधन में है। और जब कांग्रेस उस महागठबंधन में है तो उसका जो क्रेडिट है वो भी कांग्रेस को जो जाति गणना में भी मिली है, तो वही सारी चीज़ें तो इसमें भी मिलेगी। लेकिन कम से कम थोड़ा सा धैर्य रखिए राहुल लाल जी, आपका भी मौका आता है, आप अपनी जो बातें करेंगे बगैर कोई टोका टिप्पणी का भी अभी गिरी जी ने सुना है, तो इतना धैर्य तो रखना चाहिए कि कांग्रेस की पार्टी के लोग इतने पैशनेट क्यों हो गए हैं, दूसरे की सुनना नहीं चाहते। आज राहुल गांधी आपके ही सरनेम के राहुल गांधी है, वो आप ही पब्लिक रैली में चाइना मेड इन चाइना फ़ोन बांट रहे थे, तो पीएम मोदी ने कैसा जवाब दिया है शायद मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि आप इस तरह का कैसे नैरेटिव लगाते हैं। तो सवाल ये है कि आप लोग फैक्ट्स को लिखे बगैर, आप लोग परिस्थिति और उसका आकलन किए बगैर, जिस तरह से आपके नेता राहुल गांधी घूम के कहते हैं मेड इन चाइना का फ़ोन आपके पास में है, उनको पता है कि देश में मेड इन जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पर है दुनिया में, और लोगों को आप बता रहे हैं। तो ये जो भ्रम आप फैलाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, आप डिफेंसिव हैं, लेकिन इस तरह की बातों को कुतर्क मत कीजिए। जो हमारी रिपोर्ट है, हम उसी रिपोर्ट पे डिस्कस करने के लिए बताया है कि 80 दशक के जो ये 6-7 बीमारू राज्य थे, उसमें आज बिहार की ये बदतर हालत क्यों है। आज आप देखिए कि आप ये हमारी कोई तैयार की हुई रिपोर्ट नहीं है, ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो आपने ही किया है, आपकी सरकार ने अभी पब्लिश की है, उसके डेटा सामने में है कि 7% अगर बिहार में ग्रेजुएट है और 23% से ज़्यादा वहाँ 5वीं पास है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह के तो बालू माफिया, खनन माफिया, चोरी, डकैती, ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि वहाँ उद्योग का एकमात्र जो सामने में है लोगों के पास में, यही सिर्फ क्रिमिनलिटी है। और ये चीज़ें जब आप उसका कंपैरिजन करते हैं, हमने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि आज यूपी उच्च शिक्षा के मामले में देश में नंबर 1 है जी। वो नंबर 1 कैसे है, इस बात को समझने के लिए आप फिर कुतर्क करेंगे। 1.5 लाख से ज़्यादा वहाँ उच्च शिक्षा के विद्यालय बने हैं। अब आप सोचिए कि यूपी में पूरे देश में सबसे कम ड्रॉप आउट जो है, वो सबसे कम ड्रॉप आउट लड़कियों की सिर्फ यूपी में है, क्योंकि वहाँ वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आप इसको इग्नोर करेंगे कि भाई बुलडोजर बाबा के नाम से, लेकिन उस बुलडोजर बाबा का कमाल देखिए, जो फौरी न्याय की बात निखिल अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि जस्टिस सिस्टम में कोर्ट से लेके और पुलिसिंग तक का एक पूरा उसमें ये सारा एक चेन होता है।
2004 में उसी बिहार में अभयानंद डीजीपी थे। आप पूछ लीजिए, थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इसी बिहार पुलिस के लोगों का, इसी का पुलिस के जो सिस्टम है उसी में एक डीजीपी ने वो कमाल करके दिखाया था, जो फास्ट ट्रायल करा के, और देखिए कि सारे अपराधी जेल में चले गए थे। कहाँ कोई बालू खनन माफिया की बात होती थी। एक सुशासन बाबू जो उनको उसी समय के अफसर ने दिलाया था। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर यूपी से आप कुछ सीख सकता है बिहार, तो सीखना चाहिए। सिर्फ आपको पता है कि जातियों का हम फेट करेंगे और यही कार्ड चल के हम हर इलेक्शन जीतेंगे, तो ऐसे ही बालू माफिया का पैसा लेके आप राजनीति करेंगे। विनोद जी, मैं राहुल लाल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इस राइडर के साथ में, इस शर्त के साथ में कि आपको केवल 30 सेकंड दूंगा। आपके मन में बहुत सारे सवाल थे जो धनंजय गिरी से आप पूछना चाहते थे, तो वो सवाल आप पूछ लें और वो उसका जवाब दे देंगे। लेकिन एक बात इसमें ये भी जोड़ दूं कि जब कानून व्यवस्था की बात होती है तो कोई ये नहीं कहता है कि यूपी हो या दुनिया का कोई राज्य हो, वहां से कानून व्यवस्था के मामले में अपराध जीरो हो गया है, शून्य हो गया है। बात दूसरे तर्क पे हो रही है, और उसी तर्क पर अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो पूछ ले, फिर मैं धनंजय गिरी के पास आऊंगा। जी, मैं देखिए दो सवाल तेजी में पूछ लेता हूं। सबसे नंबर 1 कि अपराध जीरो की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि जीरो हो जाने। उत्तर प्रदेश में जो माइनिंग माफिया जिस तरह से है, अगर उसकी तुलना हम बिहार के माइनिंग माफिया से करते हैं तो उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी बिगड़ी हुई दिखती है। ठीक है, चलिए एक सवाल हो गया। दूसरा किया कि छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश, आपको बुरा लग रहा है। अगर हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या कर दी गई थी, अब यही सवाल थे ना आपके, यही सवाल थे। ठीक है धनंजय जी, यहाँ पे दरोगा की हत्या हुई तो पुरजोर कार्रवाई होगी और गलत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। रिपोर्ट को लेकर विनोद जी ने कहा, ठीक है, वो खाली एक सेकंड, विनोद जी ने जो आर्थिक रिपोर्ट को लेकर कहा, भाई उसमें 15 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भागीदार रही। ठीक है, चलिए भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी उसमें, इसका भी जवाब ले लेते हैं। धनंजय गिरी जी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। राहुल लाल जी आइसोलेशन में घटनाओं को गिना रहे हैं, जो विनोद मिश्रा जी ने उनको समझाने की कोशिश की, शायद वो समझ रहे हैं लेकिन मानना नहीं चाह रहे। आपका जवाब। निखिल जी, मैं आपके साथ विथआउट ड्यू रिगार्ड या राहुल भाई के साथ या विनोद जी के साथ कोई पहली बार डिबेट नहीं कर रहा हूँ। बहुत बार डिबेट हम लोग दूसरे के साथ किए, लेकिन मैं विथआउट ड्यू रिगार्ड, विथआउट फोल्डिंग एंड रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने समय में हम सब अपनी बात कहें, जिससे हमारा मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए। राहुल जी तो पहले छद्मवेशधारी है, क्योंकि वो राजनीतिक विशेष लग दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस की चाटुकारिता में दिन लगे रहते हैं, लेकिन वो भी मासूम है। लेकिन कम से कम दूसरे के समय में तो ना बुला कर, दूसरे के समय में बीच में आपकी दो बातों का मैं जवाब दे देता। देखिए, कंपल्सन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स, मैं क्या बोलूं धनंजय जी, आपके पार्टी से परमिशन लेकर मैं बोलूंगा नहीं, अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा ना। ये तो एक सीधी की बात, वही बात करिए, जब अपनी बारी आएगी आप लिख के नोट कर लीजिए, जब बारी आएगी तब बोलिएगा। धनंजय जी अपनी बात कंप्लीट करिए। जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि बेसिक समझना होगा, कंपल्सरी पॉलिटिक्स और प्रायोरिटी पॉलिटिक्स दोनों दो चीजें हैं। बिहार में जब कोर्ट ने कहा कि देयर सीट से जंगल राज इन बिहार, तो बुद्ध और महावीर की धरती पर मोदी जैसे नेतृत्व के होते हुए भी हम नीतीश कुमार के साथ चले, क्योंकि अगर बिटिया की इज्जत लूट रही हो और बिटिया का ब्याह करना हो तो पहले उसका इज्जत बचाना जरूरी है, ब्याह बाद में हो जाएगा। बिहार की जो स्थिति थी, बिहार के आम आवाम जो करा रही थी, अपहरण का उद्योग बन गया था, और यही माननीय नीतीश कुमार पिछली बार के चुनाव तक बिहार को जंगल राज का डर दिखा करके जो 30-40 सीटें ले आ पाए, उसी जंगल राज के भय से ले आ पाए। तो हमने बिहार को बचाने के लिए, बिहार के आम आवाम की इज्जत आबरू को ढकने के लिए, और बिहार में दिन रात हो रही मर्डर और घटनाओं और पलायन से बिहार को बचाने के लिए नीतीश का साथ दिया और नीतीश का साथ लिया। वहां कोई राजनीति कोई विषय नहीं रह गई थी। हम प्रायोरिटी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, हम कंपल्सन पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी प्रायोरिटी बदल ली। वो सत्ता के लालच में जिस 7 दिनों के साथ गए, वहां बालू और बोतल की व्यवस्था में बिहार बालू पट्टी बन गया है, और बिहार आज रंजित हो चुका है। बिहार में बालू बोतल के खोज में 40,000 करोड़ का अवैध धंधा चल रहा है, और बोतल के धंधे के अलावा ये जो बालू का धंधा चल रहा है, जो सैकड़ों करोड़ का धंधा चल रहा है, उसके अलावा वहां के माफियाओं के हौसले आप देखिए। नीतीश कुमार काम शास्त्र पर बहुत ज्ञान दे रहे हैं, बच्चा कम पैदा हो इसकी जानकारी पार्लियामेंट विधानसभा से बैठ के दे रहे हैं, लेकिन माफिया कम पैदा हो इसकी कोई जानकारी नहीं दे रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ कहावत है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, और कोतवाल का ही मर्डर जब सरेआम हो जाए तो डर काहे ना।
55%, 60% लोग पलायन कर चुके हैं। ना नीतीश की आंख में पानी बची है, ना बिहार के गांव में जवानी बची है, ना बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, ना है न कोई ऑर्डर, बल्कि बिहार बचा है, जिंदा है ले लेकर के मनी ऑर्डर। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया धनंजय जी। हमारे पास समय आज के लिए बस इतना ही है। आपका पॉइंट आ गया। और राहुल लाल जी, ये भी समझने की जरूरत है, जब आप बार बार कानून व्यवस्था की उसकी बात करते हैं, 7% लोग केवल ग्रेजुएट हैं और 5वीं पास जो लोगों की संख्या है वो 23% है। 55 से 60% लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से। आप कैसे कंपेयर करेंगे यूपी से? और ये जब सरकार का शासन का इकबाल बुलंद होता है, आइसोलेशन में मत जाइए, आइसोलेशन में मत जाइए, जब सरकार का इकबाल